नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हाथरस मामले में राहुल गांधी का योगी सरकार पर बड़ा आरोप। कहा कि हाथरस मामले में यूपी सरकार ने की है अपराधियों की मदद। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां 15 अक्टूबर तक बिहार आएगी अर्धसैनिक बलों की 300 से ज्यादा कंपनियां। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि निर्मला सीतारमण की घोषणाएं ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है, जीएसटी को तर्कसंगत बनाए सरकार। यह बड़ा बयान कांग्रेस ने भाजपा को घेरते हुए दिया है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की पीड़िता को न्याय नहीं मिल सका है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक कर दे तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राहुल गांधी का आरोप, हाथरस मामले में यूपी सरकार ने की अपराधियों की मदद। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाथरस में दलित लड़की से कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर सोमवार को उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर फिर निशाना साधा। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार ने पीड़िता के परिवार से उनकी मुलाकात के बाद इस घटना के पीड़ित पक्ष पर आक्रमण किया और अपराधियों की मदद की। पार्टी की ओर से स्पीक अप फॉर वुमेन सेफ्टी हैशटैग से चलाए गए सोशल मीडिया अभियान के तहत वीडियो जारी कर राहुल गांधी ने यह भी कहा कि महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए लोग सरकार पर दबाव बनाएं। उन्होंने दावा किया, हाथरस घटना में सरकार का रवैया अमानवीय और अनैतिक है। वे पीड़ित परिवार की मदद करने की बजाय अपराधियों की रक्षा करने में लगे हैं। अपने हाथरस जाने से जुड़े घटनाक्रम को उल्लेख करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे उस परिवार से क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा है। आखिर उस परिवार की बेटी की हत्या हुई थी और बलात्कार हुआ था। मैं जैसे ही परिवार से मिला और बातचीत शुरू की, उसके बाद सरकार ने परिवार पर आक्रमण शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, अपराधियों की मदद करना सरकार का काम नहीं होता, अपराधियों की रक्षा करना सरकार का काम नहीं होता। सरकार का काम पीड़ितों को न्याय देने और अपराधियों को सजा दिलाने का होता है। यह काम यूपी सरकार नहीं कर रही है, इसीलिए मुझे रोका जा रहा था। राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप अपराधियों को जेल में डालने और पीड़ितों की रक्षा करने का काम शुरू करिए। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, यह लाखों महिलाओं की कहानी है। ये महिलाएं सरकार की ओर देख रही हैं और सरकार अपना काम नहीं कर रही है। हमें समाज को बदलना है, क्योंकि हमारी माताओं और बहनों के साथ इस समाज में जो किया जाता है वो सरासर अन्याय है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन 2020, 15 अक्टूबर तक बिहार आएगी अर्धसैनिक बलों की 300 कंपनियां। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों के बिहार आने का सिलसिला फिर शुरू होने वाला है। दूसरे चरण में अर्धसैनिक बलों की 300 और कंपनियां आ रही हैं। अगले 3 दिनों में सभी कंपनियां बिहार पहुंच जाएंगी। इन्हें एरिया डोमिनेशन के लिए अलग अलग जिलों में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी की 65 कंपनी। दूसरे चरण में बिहार आने वाली अर्धसैनिक बलों में सबसे अधिक सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी की कंपनियां शामिल हैं। तीनों बलों की 65 कंपनी आ रही हैं। इसके अलावा सीआईएसएफ की 60, आईटीबीपी की 30 और आरपीएफ की 15 कंपनी शामिल है। इससे पहले बिहार को अर्धसैनिक बलों की इतनी ही कंपनियां विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मिली है। इनमें 255 बाहर से आई हैं, जबकि 45 पहले से यहां प्रतिनियुक्ति हैं। अर्धसैनिक बलों के बिहार पहुंचने का सिलसिला मंगलवार से शुरू हो जाएगा। विशेष ट्रेनें इसके लिए बुक की गई हैं। जानकारी के मुताबिक 15 अक्टूबर तक सभी 300 कंपनियां राज्य में पहुंच जाएंगी। अर्धसैनिक बलों ने संभाली कमान। चुनाव पूर्व अभियान के लिए बिहार आई अर्धसैनिक बलों ने कमान संभाल ली है। जिला पुलिस के साथ केंद्रीय बलों के जवान चौक चौराहे पर मुस्तैद हैं। एरिया डोमिनेशन के साथ वाहन जांच, चेक पोस्ट पर तैनाती और धरपकड़ अभियान में इनकी मदद ली जा रही है। नक्सल प्रभावित इलाकों में भी अर्धसैनिक बलों ने मोर्चा संभाल रखा है। दूसरे चरण में बिहार आने वाले बलों को भी फिलहाल एरिया डोमिनेशन में लगाया जाएगा। चुनाव नजदीक आने के साथ इन्हें उन विधानसभा क्षेत्रों में प्रतिनियुक्ति किया जाएगा जहाँ मतदान होना है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीतारमण की घोषणाएं, ऊंट के मुंह में जीरा, जीएसटी को तर्कसंगत बनाए सरकार। कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने राज्यों को 12,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त कर्ज देने समेत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाओं को ऊंट के मुंह में जीरा करार देते हुए सोमवार को कहा कि अब सरकार को ठोस आर्थिक नीति बनाने, जीएसटी को तर्कसंगत करने और उपभोक्ताओं के हाथ में सीधे पैसे देने का कदम उठाना चाहिए, ताकि देश भयंकर मंदी से बाहर निकल सके। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को राज्यों को नए निवेश के लिए पैसे देने चाहिए और उनसे कर्ज लेने के लिए कहने के बजाय खुद कर्ज लेना चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कटाक्ष करते हुए कहा, वित्त मंत्री ने जो घोषणाएं की हैं उनके बारे में मैं यह कहूंगा कि आज निर्मला सीतारमण 3 योजनाएं अपने पैसे खर्च करो ऐसे, तेरा पैसा तुझको अर्पण और ऊंट के मुंह में जीरा लेकर आई है। वल्लभ ने कहा, बाजार में मांग बढ़ाने का आत्मज्ञान सरकार को महीनों बाद क्यों आया है और यह भी पर्याप्त नहीं है। हम कई महीनों से कह रहे हैं कि मांग बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए लोगों के
हाथ में सीधे पैसे दीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस पर प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। उनके मुताबिक वित्त मंत्री ने कहा कि खर्च बढ़ाने के लिए राज्यों को 12,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जबकि राज्यों का कुल बजट लाखों करोड़ रुपए है। ऐसे में इस 12,000 करोड़ रुपए को ऊंट के मुंह में जीरा कहा जाएगा। उन्होंने कहा, ठोस आर्थिक नीतियां बनाइए, मांग बढ़ाइए और जीएसटी तर्कसंगत बनाइए। जनता को मूर्ख बनाने का काम मत करिए, ताकि हम भयंकर मंदी और भयंकर बेरोजगारी से बाहर आ सके। कांग्रेस के डाटा विश्लेषण विभाग के प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज विफल साबित हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2 न्यूज चैनलों के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे बॉलीवुड के 38 प्रोडक्शन हाउस। जी हां दोस्तों, जब से बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है, तब से बॉलीवुड का घेराव किया गया है। सुशांत के फैंस ने तो बॉलीवुड इंडस्ट्री की क्लास ली ही है। इसी के साथ कुछ ऐसे मीडिया हाउस भी हैं जिन्होंने बॉलीवुड की छवि खराब करने की कोशिश की है और बॉलीवुड इंडस्ट्री के संदर्भ में अपशब्द और नीची भाषा का इस्तेमाल किया है। इसके मद्देनजर अब पूरा बॉलीवुड एक होता नजर आ रहा है। कुल 38 ने बॉलीवुड की छवि खराब करने के लिए 2 मीडिया हाउस को निशाने पर लिया है और उनके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। क्या है आरोप? सिंटा और IFTPC जैसी संस्था समेत कई प्रोडक्शन हाउसेस का ऐसा मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की कवरेज के दौरान कुछ मीडिया हाउसेस ने बॉलीवुड को डर्ट, फिल्थ, स्कम, ड्रगीज कहा गया। इसके अलावा बॉलीवुड का वर्णन करते हुए कुछ आपत्तिजनक वाक्यों का भी इस्तेमाल किया गया। याचिका में मीडिया हाउस के कुछ नामों का जिक्र है जिनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इन अपशब्दों और आपत्तिजनक वाक्यों को चैनल से हटाया जाए। इस बात दायर करने वालों में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन की कंपनियों समेत कई बड़े प्रोडक्शन हाउसेस शामिल हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजेंद्र सिंह, रामेश्वर चौरसिया समेत 9 नेता बीजेपी से निष्कासित। पार्टी ने दी एलजेपी से चुनाव लड़ने की सजा। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अपने 9 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी से निकाले गए नेताओं में राजेंद्र सिंह से लेकर रामेश्वर चौरसिया जैसे कदावर नेता शामिल हैं। बीजेपी की कार्रवाई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल द्वारा जारी पत्र के मुताबिक पार्टी ने राजेंद्र सिंह, रामेश्वर चौरसिया, डॉक्टर उषा विद्यार्थी, विधायक रविंद्र यादव, श्वेता सिंह, इंदु कश्यप, अनिल कुमार, मृणाल शेखर और अजय प्रताप को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पत्र में कहा गया है कि ये सभी लोग एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पार्टी और एनडीए की छवि धूमिल हो रही है, लिहाजा उन्हें पार्टी से निकालने का फैसला लिया गया है। प्रत्याशी को लेकर बीजेपी में शुरू हुआ विरोध। कार्यकर्ताओं ने फूंका डिप्टी सीएम का पुतला। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति में प्रत्याशियों के विरोध का क्रम जारी है। आज सीतामढ़ी जिले की रीगा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी के विरोध में कार्यकर्ता खुलकर आ गए हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी यहां से विधायक रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी। इतने विरोध के बाद भी पार्टी ने उन्हें टिकट थमा दिया है। विरोध के बाद भी दिया टिकट। बिहार के सीतामढ़ी जिले की रीगा विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार व पूर्व विधायक मोतीलाल प्रसाद का विरोध शुरू हो गया है। स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी प्रत्याशी मोतीलाल प्रसाद इस विधानसभा से विधायक रहे, लेकिन उन्होंने कभी कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी। इतने विरोध के बाद भी पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया है। 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अमित कुमार ने मोतीलाल को 23,000 मतों के बड़े अंतर से हराया था। डिप्टी सीएम का पुतला फूंका। रीगा विधानसभा में प्रत्याशियों के विरोध में उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ससौला चौक पर डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं का कहना है कि डिप्टी सीएम के कहने पर ही मोतीलाल को टिकट दिया गया है। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि मोतीलाल प्रसाद से टिकट वापस लिया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वोट मांगने गई बीजेपी महिला विधायक का विरोध। ग्रामीणों ने कहा, अब धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वोट मांगने के लिए रामनगर बीजेपी विधायक भागीरथी देव क्षेत्र में गई थीं, लेकिन इस दौरान कई ग्रामीणों ने कहा कि उनको वोट नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में विकास नहीं किया है। क्षेत्र से वह लापता रहती हैं। भागीरथी देवी रामनगर के नौगावा पहुंची थीं। चुनाव के बाद लगातार 4.5 साल तक लापता रहने का आरोप लगाते हुए विधायक के सामने ही भड़के ग्रामीणों ने मांगा जवाब। विधायक को विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने विरोध का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। ग्रामीणों ने गांव की बदहाली के लिए विधायक को जिम्मेदार ठहराया है। रामनगर की विधायक भागीरथी देवी बीजेपी से हैं, जिन्हें पार्टी ने आश्वस्त किया है कि फिर आपको मौका मिलेगा, जिसके बाद विधायक भागीरथी देवी क्षेत्र भ्रमण कर रही हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020। तेजस्वी कल रोसड़ा से करेंगे चुनाव अभियान की शुरुआत। तेज प्रताप के नामांकन के बाद होगी रैली। जी हां दोस्तों,
महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव कल रोसड़ा से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। समस्तीपुर के हसनपुर सीट से अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के नामांकन के बाद तेजस्वी यादव चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। नामांकन के बाद समस्तीपुर रोसड़ा में रैली होगी। तेज प्रताप आज समस्तीपुर के लिए रवाना होंगे। तेजस्वी कल समस्तीपुर जाएंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी ने समस्तीपुर के हसनपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया है। हसनपुर से तेज प्रताप 13 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसी बीच आरजेडी के एक नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि तेजस्वी यादव भी 14 अक्टूबर को राघोपुर से नामांकन कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट होते ही तेज प्रताप यादव महुआ छोड़ हसनपुर में रोड शो कर बता दिया था कि अगला चुनाव हम हसनपुर से ही लड़ेंगे। बता दें कि तेज प्रताप यादव पहली बार 2015 में महुआ से विधायक निर्वाचित हुए थे। 2015 में राजद का नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ गठबंधन था, लेकिन इस बार समीकरण बदलते ही तेज प्रताप ने अपने को महुआ से हटाकर हसनपुर में सेट कर लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पोल्स सीपीआई ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। कन्हैया कुमार समेत इन नेताओं का नाम है शामिल। जी हां दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची रविवार को जारी की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कॉमरेड डी राजा, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडे को स्टार प्रचारक बनाया गया है। स्टार प्रचारकों की सूची में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान, अमरजीत कौर, रमेंद्र कुमार, अखिल भारतीय महिला फेडरेशन के महासचिव एनी राजा, पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, पूर्व विधान पार्षद उषा सहनी, राज्य सचिव मंडल सदस्य एम जब्बार आलम, राजेंद्र प्रसाद सिंह, राम बाबू कुमार और ओम प्रकाश नारायण को स्टार प्रचारक बनाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना काल में नाकामियों पर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा। अर्थव्यवस्था की बर्बादी के लिए पीएम को ठहराया जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर उसकी नाकामियों को लेकर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने सभी बड़े मुद्दों को ट्वीट कर सीधे तौर पर पीएम मोदी और उनकी सरकार को घेरा है और उनसे सवाल पूछे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा, पहला, राज्यों के लिए केंद्र ने जीएसटी राजस्व का वादा किया। दूसरा, पीएम और कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई। तीसरा, पीएम मोदी ने कुछ उद्योगपतियों को 1.4 लाख करोड़ रुपए की टैक्स माफी दी। उन्होंने अपने लिए 8,400 करोड़ रुपए 2 प्लेन खरीदे। चौथा, केंद्र के पास राज्यों को पैसा देने के लिए नहीं है। और पांचवा, वित्त मंत्री ने राज्यों से कहा कि आप कर्ज ले लीजिए। सवाल यह है कि आपके मुख्यमंत्री मोदी के लिए अपना भविष्य क्यों गिरवी रख रहे हैं। राहुल गांधी ने इस ट्वीट में उन मुद्दों को लेकर पीएम मोदी और उनकी सरकार को घेरा है जिसकी वजह से आज देश की हालत खस्ता है। जीएसटी में राज्यों को हिस्सेदारी का वादा करने वाली केंद्र सरकार ने राज्यों को उनका हिस्सा नहीं दिया। केंद्र सरकार ने राज्यों को उनका हिस्सा देने से ऐसे समय में मना किया जब सभी राज्यों की हालत कोरोना महामारी की वजह से खस्ता हाल है। इस समय राज्यों को पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है ताकि वे अपने राज्य के लोगों को ठीक से मदद कर सकें। राहुल गांधी ने सवाल पूछा है कि केंद्र सरकार के पास राज्यों को जीएसटी की हिस्सेदारी देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन उसी सरकार ने चंद उद्योगपतियों का 1.4 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिए। यही नहीं, पीएम मोदी ने खुद के लिए 2 प्लेन भी खरीदे जिनकी कीमत 8,400 करोड़ रुपए है। राहुल गांधी ने सवाल पूछा है कि राज्यों को देने के लिए पैसे नहीं तो फिर पीएम मोदी के लिए ऐसे समय में इतने महंगे प्लेन क्यों खरीदे गए। आखिर क्यों चंद उद्योगपतियों के 1.4 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस सुझाव पर भी सवाल खड़े किए हैं जिसमें उन्होंने राज्यों को कर्ज लेने की सलाह दी थी। राहुल गांधी ने राज्यों की ओर इशारा करते हुए पूछा कि आपके मुख्यमंत्री मोदी के लिए अपना भविष्य क्यों गिरवी रख रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। खेती कानून, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, 6 हफ्ते में मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। बता दें कि दायर याचिका में कृषि कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि यह राज्यों का मामला है और इसमें संसद कोई कानून पास नहीं कर सकती। इस पर केंद्र से जवाब मांगा गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों 3 बिल जिसमें द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स और द एसेंशियल कमोडिटीज शामिल हैं, उन्हें पास करवाकर कानून बनाया है। इन तीनों को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
कृषि कानूनों के खिलाफ याचिका में क्या कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि यह राज्यों का मामला है और इसमें संसद कोई कानून पास नहीं कर सकती। याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्यों से संबंधित मामलों में संसद के पास यह अधिकार नहीं है कि वह उन पर अपनी शक्ति लागू कर सके। बता दें कि कृषि कानूनों के राज्यसभा में पेश होने के बाद से हंगामा जारी है। राज्यसभा में हंगामे के बीच बिल पास हो गए और फिर इन्हें राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। विपक्षी पार्टियां खासकर कांग्रेस इनका विरोध कर रही हैं। हरियाणा और पंजाब के किसानों का एक तबका भी इसका विरोध कर रहा है, जो अब तक जारी है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि किसानों को विपक्ष भ्रमित कर रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। त्रिपुरा में 12 भाजपा विधायक हुए बागी, सीएम विप्लव देव पर लगाया कुशासन का आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार में एक बार फिर सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटी भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। त्रिपुरा के करीब 1 दर्जन भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिल्ली पहुंचकर शीर्ष नेतृत्व को से सीएम बदलने की मांग की है। इन विधायकों ने सीएम विप्लव देव के ऊपर खराब नेतृत्व और कुशासन का आरोप लगाया है। बागी विधायकों के इस गुट का नेतृत्व राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता सुदीप रॉय बर्मन कर रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली पहुंचकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात के लिए समय मांगा है। सीएम की वजह से खराब हो रही भाजपा की छवि। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक बागी विधायकों में से एक विधायक ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि वो लोग गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। इस भाजपा विधायक ने कहा, हम करीब 12 विधायक हैं जिन्होंने फैसला किया है कि हम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सीएम विप्लव देव की तानाशाही और खराब शासन व्यवस्था के बारे में बताएंगे। सीएम की वजह से राज्य में भाजपा की छवि भी खराब हो रही है। सीएम नहीं बदले गए तो विपक्ष मजबूत हो जाएगा। भाजपा विधायक ने आगे कहा, हम राष्ट्रीय नेतृत्व को यह भी बताना चाहते हैं कि हम सभी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और चाहेंगे कि राज्य में इस कार्यकाल के बाद भी अगली सरकार भाजपा की ही बने। लेकिन अगर त्रिपुरा में मौजूदा सीएम को नहीं बदला जाता तो राज्य में विपक्षी पार्टियां लेफ्ट और कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन फिर से हासिल कर लेंगी। पहले ही अलग अलग मुद्दों पर अपनी विवादित टिप्पणियों के कारण सीएम विप्लव देव कई बार पार्टी को शर्मिंदा करा चुके हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बढ़ते महिला अपराध पर योगी को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, नरेश उत्तम। जी हां दोस्तों, राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर लोहिया पार्क में समाजवादी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने माल्यार्पण की। इस अवसर पर नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि लोहिया जी का सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी समाप्त करने का काम था। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहनों बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना बढ़ती जा रही है। यूपी में जंगल राज है, ऐसे में योगी जी को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, किसानों ने केंद्रीय मंत्री को घेरा, बिना जवाब दिए निकले तो कांग्रेस ने कहा दाल में कुछ काला। जी हां दोस्तों, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रविवार को राजस्थान के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के दौरे पर थे और इस दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसानों ने उन्हें घेर लिया। किसानों ने उनसे विवादित कृषि कानूनों को लेकर सवाल किए तो वह वहां से कुछ कहे बगैर ही चले गए। इस घटना का वीडियो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान सरकार में मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्विटर पर शेयर किया है। साथ ही कहा कि आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के किसानों ने काले कानून के विरोध में कुछ सवाल पूछे तो मंत्री जी बच के निकल गए। मंत्री जी, जनता ने आपको वोट दिए हैं, जवाब तो देना ही पड़ेगा। आपका यूं बचकर निकलना यह साबित करता है कि दाल में कुछ काला है। वीडियो में किसान और अन्य लोग केंद्रीय मंत्री शेखावत से किसानों के मुद्दे पर बहस करते दिख रहे हैं। मंत्री ने बहस के दौरान लोगों से पूछा कि आप किसानों के पक्ष में हो या फिर व्यापारी के, तो लोगों ने कहा कि किसानों की वकालत कर रहे हैं। वहां उपस्थित एक शख्स ने कहा कि अगर हमें एमएसपी कहीं मिलेगा तो व्यापारी के गोदाम में नहीं मिलेगा, एमएसपी मिलेगा तो मंडी में मिलेगा। इस पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने लोगों को बताया कि आपके श्री गंगानगर और पंजाब के अलावा हिंदुस्तान में कहीं भी एमएसपी की खरीद मंडी में नहीं होती, व्यापारी नहीं करता है, नेफेड खरीदता है, हमारी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ खरीदती हैं। अभी हमने 75,000 करोड़ की खरीद की बात की, लेकिन उसमें एक भी खरीद मंडी में नहीं हुई। आप मंडी खत्म क्यों करना चाह रहे हैं? तो इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम तो मंडियां बढ़ा रहे हैं, हमने तो कहा कि मंडियां बढ़ा रहे हैं। इसके बाद मंत्री वहां से जाने लगे तो लोगों ने कहा कि आप भाग रहे हैं, भागिए मत। फिर मंत्री वहां से चले गए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटे में आ सकता है बड़ा तूफान।
कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बंगाल की खाड़ी में तेज तूफान आने की आशंका जताई है, जिसके चलते कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और ओडिशा के तटवर्ती इलाकों में 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। इस आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले हफ्ते तक देश के शेष हिस्सों से वापस लौटने की संभावना नहीं है, जिससे बारिश का मौसम और आगे बढ़ जाएगा। दरअसल बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में गहरे दबाव में तब्दील हो सकता है और नरसापुर तथा विशाखापट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट को 12 अक्टूबर की रात को पार कर सकता है। फिलहाल यह पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलावा इसकी वजह से उत्तर कर्नाटक के भीतरी भाग, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और ओडिशा में 13 अक्टूबर को बारिश हो सकती है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा, वर्तमान दबाव के चलते दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले हफ्ते तक वापसी के कम आसार हैं। अक्टूबर के पहले हफ्ते में भी कम दबाव का एक क्षेत्र बना था। मछुआरों को समुद्र में जाने से मनाही। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया कि ओडिशा में आने वाले कुछ दिनों भारी बारिश के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसके चलते ओडिशा के तटीय इलाकों के मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने को कहा गया है। विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में दक्षिणी ओडिशा में 45 से 55 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।